गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सूरज सर आपका बायो दर्पण यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th यूपी बोर्ड की बायोलॉजी। इसे पढ़ने से पहले देख लेते हैं स्टूडेंट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत पूरी तरह सजीव पदार्थों अथवा जीवों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु ने सर्वप्रथम सजीवों का अध्ययन किया था, अतः अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी तरह स्टूडेंट जीव विज्ञान को सिंपल बनाने के लिए अध्ययन में सुविधा हेतु इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, जिसे क्रमशः जूलॉजी तथा बॉटनी कहते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी स्टूडेंट जंतु विज्ञान के अंतर्गत टोटली जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। जंतु कौन होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण करने में असक्षम होते हैं, यानी जो परपोषी होते हैं वही क्या होते हैं? जंतु होते हैं। इसी का अध्ययन किसके जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसी तरह स्टूडेंट वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों अथवा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। स्टूडेंट इसमें यह बताया गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे अथवा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति कौन होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते क्या होते हैं? वे वनस्पति। और वनस्पतियों का अध्ययन विज्ञान के जीव विज्ञान के वनस्पति विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जिस प्रकार स्टूडेंट जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। उसी प्रकार स्टूडेंट जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं? थियोफ्रेस्टस। यानी अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक जबकि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब स्टूडेंट आपका यहीं से स्टार्ट होता है क्लास 11th की बायोलॉजी। देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी क्या है। देखिए स्टूडेंट क्लास 11th की जितनी भी बायोलॉजी है, जो भी बायोलॉजी है, यह टोटली 5 यूनिट में बटी है। पहला सजीव जगत की विविधता, दूसरा पादपों एवं जंतुओं की संरचनात्मक संगठन, तीसरा कोशिका संरचना एवं कार्य, चौथा पादप कार्य की, पांचवा मानव कार्य की। इस स्टूडेंट 5 यूनिट में आपके टोटल 22 पार्ट हैं। अब देखते हैं कि हमें सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है? यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यह है स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट क्या है आपका? सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग किंगडम। इस यूनिट के अंतर्गत स्टूडेंट टोटल आपके 4 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट क्या है? सजीव जगत, उसके बाद जीव जगत का वर्गीकरण, उसके बाद वनस्पति जगत, उसके बाद जंतु जगत। यानी यूनिट 1 में आपके टोटल 4 पार्ट हैं, जिसे हम पढ़ने के बाद यूनिट सेकंड यानी 2 पर जाएंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं आपका पार्ट के पहला क्या है। चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है? सजीव जगत, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? द लिविंग वर्ल्ड। इस पाठ को पढ़ने से पहले स्टूडेंट पढ़ना ज़रूरी है कि जीवन यानी लाइफ क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट आज तक किसी वैज्ञानिक ने यह प्रूफ नहीं कर पाया है कि लाइफ की परिभाषा एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, लेकिन कुछ मनोदशाओं को अगर कोई पदार्थ अथवा कोई जीव करता है तो उसे ही माना जाता है कि यह जीवन है। उसी प्रकार स्टूडेंट देखते हैं जीवन अमूर्त स्वरूप है, यानी जीवन का कोई स्वरूप नहीं होता, जिसके विषय में यही कहा जा सकता है कि स्नेह, घृणा, लालच, सहानुभूति आदि मनोदशाएं जीवन के स्वरूप हैं। यानी
ये जो हमारी मनोदशा होती है यही हमारे जीवन को प्रदर्शित करने का स्वरूप होता है। और अगर हमारे अंदर यही सब है तो यही हमें सजीवों को निर्जीवों से भिन्न करता है। यानी जीवन की परिभाषा क्या बनती है? जीवन अमूर्त स्वरूप है जिसके विषय में यही कहा जा सकता है कि स्नेह, घृणा, लालच, सहानुभूति आदि मनोदशाएं जीवन के स्वरूप है जो सजीवों को निर्जीवों से पृथक करता है। अब स्टूडेंट देखते हैं सजीव क्या होते हैं। सजीव यानी लिविंग, ऐसे पदार्थ जिसमें वृद्धि, विकास, जनन, उपापचय, संवेदनशीलता आदि गुण होते हैं सजीव कहलाते हैं। यानी पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे पदार्थ जिसमें वृद्धि, विकास, जनन, उपापचय और संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है वही सजीव कहलाते हैं। अब इन गुणों को हम डिटेल में स्टूडेंट पढ़ेंगे और उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे कि कौन सजीव होते हैं, कौन निर्जीव। ये सारे गुण जिसमें पाए जाएंगे वही क्या होंगे? सजीव होंगे, बाकी निर्जीव होंगे। और इसी के आधार पर हम सजीवों तथा निर्जीवों में डिफरेंट भी करेंगे, अंतर भी करेंगे, जिसे क्या कहते हैं? विभेदन। स्टूडेंट अब देखते हैं सजीवों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों के निम्नोक्त लक्षण होते हैं जिसके आधार पर वे निर्जीवों से भिन्न होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्या है? वृद्धि यानी ग्रोथ। इसमें क्या बताया गया है कि स्टूडेंट जीव के भार, आकार तथा संख्या में यदि बढ़ोतरी हो रही है तो इसे ही क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और स्टूडेंट जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि प्रायः कोशिका के विभाजन द्वारा होता है। वह कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? माइटोसिस। अभी इसे आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट परेशान मत होइए। माइटोसिस, मियोसिस क्या होते हैं। सजीवों में जो वृद्धि होता है या सजीवों में जो भार, आकार तथा संख्या में बढ़ोतरी होती है यह कोशिका विभाजन के कारण होती है। और कोशिका विभाजन द्वारा होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? आंतरिक वृद्धि। अब देखिए स्टूडेंट, इस आंतरिक वृद्धि के कारण जो सजीवों में वृद्धि होती है वह पादपों में अलग होती है और जंतुओं में अलग होती है। पादपों में वृद्धि क्या होता है? पूरे जीवन भर होती रहती है, यानी कंटिन्यू होती रहती है, जिस वृद्धि को क्या कहते हैं? सतत वृद्धि, कंटिन्यूअस ग्रोथ। जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, उस वृद्धि को क्या कहते हैं? असतत वृद्धि, डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ। अब स्टूडेंट देखते हैं समय के साथ निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। समय के साथ निर्जीवों के भार तथा आकार में भी वृद्धि होती है। स्टूडेंट ये बताया गया है कि जैसे उदाहरण लेके, जैसे मान लीजिए बालू का टीला है या कोई भी चट्टान है, इस पर अगर ऐसे छोड़ दोगे तो इस पर समय के साथ नए नए पदार्थ जम जाएंगे, जिससे क्या होगा? इसका आकार और भार बढ़ जाएगा। तो अगर किसी पदार्थ पर नए नए पदार्थों के जमाव के कारण कोई वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य वृद्धि। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कि सजीवों में भी वृद्धि होती है जबकि और निर्जीवों में, जबकि केवल यही अंतर होता है कि सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है जबकि निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। तो लेकिन वृद्धि तो दोनों में हो रही है, अतः हम वृद्धि को सजीव तथा निर्जीव के मध्य विभेद अथवा अंतर करने का कोई विभेदात्मक लक्षण नहीं मान सकते। यही बताया गया है स्टूडेंट। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि सजीवों तथा निर्जीवों के मध्य विभेद अथवा अंतर करने का कोई विभेदात्मक लक्षण नहीं है। अब देखते हैं नोट में स्टूडेंट ये बताया गया है कि जो आंतरिक वृद्धि होती है जो प्रायः सजीवों में होती है, निर्जीव के मध्य का विभेदात्मक लक्षण है। यानी आंतरिक वृद्धि को अब ये स्टूडेंट ये बता दिया गया है कि सजीव व निर्जीव के मध्य का विभेदात्मक लक्षण है। यानी आंतरिक वृद्धि के आधार पर आप सजीवों तथा निर्जीवों को अलग अलग विभेद अथवा अंतर कर सकते हो, क्योंकि निर्जीवों में कभी भी आंतरिक वृद्धि नहीं होती है। यानी यहाँ पर हमारा
सजीवों का पहला लक्षण वृद्धि फिनिश होता है। अब पहुंच जाते हैं हम दूसरे प्रकार की वृद्धि, जनन। जनन को क्या कहते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में? रिप्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट, इसमें ये होता है कि दो माता पिता अपने एक संतान को उत्पन्न करते हैं। एक एज के बाद, एक निश्चित समय सीमा के बाद यह संतान भी जनन करने के काबिल हो जाता है और वह एक नया संतान उत्पन्न करता है। उसी प्रकार यह नया संतान भी एक एज के बाद जनन करने के काबिल हो जाता है और एक नया संतान उत्पन्न करता है। इस तरह स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जीव अपने ही समान जनन की क्षमता वाला संतान उत्पन्न करते हैं और जीवों की इसी क्षमता को क्या कहते हैं? जनन। तभी तो इसमें जनन की क्षमता थी, तभी तो यह नया संतान उत्पन्न कर पाए, या इसमें जनन की क्षमता थी तभी तो यह नया संतान उत्पन्न कर पाए। यानी जीवों द्वारा अपने ही जैसे जनन की क्षमता वाला संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। देखिए स्टूडेंट, जीवों द्वारा अपने ही जैसे जनन क्षम, यानी जनन क्षम का मतलब क्या होता है? जनन की क्षमता वाला, जनन क्षम संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। अब देखते हैं स्टूडेंट, प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सजीव तो होते हैं परंतु जनन करने में असक्षम होते हैं। जैसे खेसर। खेसर को क्या कहा जाता है? खच्चर। बंध कामगार मक्खी यानी वर्किंग बी। बाज मानव दंपत्य। इसमें स्टूडेंट ये बताया गया है कि हम यदि जनन को सजीवों तथा निर्जीवों के मध्य अंतर करने का कोई विभेदात्मक लक्षण मान लेते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से जनन ही सजीव तथा निर्जीव के मध्य अंतर करने का कोई विशेष लक्षण, कोई विभेदात्मक, कोई निश्चित लक्षण है जो सजीवों तथा निर्जीवों के मध्य विभेद अथवा अंतर कर सकता है। क्योंकि प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सजीव तो होते हैं परंतु जनन करने में असक्षम होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? खच्चर हो सकता है, बंध कामगार मक्खी यानी वर्किंग बी और बाज मानव दंपत्य हो सकते हैं। इनमें ये होता है कि स्टूडेंट अब खच्चर से कभी खच्चर नहीं पैदा हो सकता, या बंध कामगार मक्खी से कभी बंध कामगार मक्खी पैदा नहीं हो सकती, या बाज मानव दंपत्य से कभी मानव पैदा नहीं हो सकते, बल्कि ये सब जनन की प्रक्रिया में असक्षम होते हुए भी क्या करते हैं? जनन करने, जीवित रहने में सक्षम होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जनन सजीवों तथा निर्जीवों के मध्य विभेद अथवा अंतर करने का कोई विभेदात्मक लक्षण नहीं है। स्टूडेंट, यहीं पर आपका ये वाला लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आप सजीवों के अलग अलग लक्षण को पढ़ोगे, जिसमें तीसरा क्या होगा? उपापचय मेटाबॉलिज्म। अगर स्टूडेंट इसका आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।